नमस्कार। आज हम पंत की काव्य यात्रा विविध चरण पर बात करेंगे। पंत का काव्य विकासशील रहा है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन समय समय पर आते रहे हैं। पल्लव की भूमिका में ही पंत ने स्वीकार किया कि ब्रज भाषा का वक्षस्थल उतना विशाल नहीं है कि वह सृष्टि के अनंत विस्तार को समेट सके, और इसीलिए खड़ी बोली हिंदी को छायावादी कवियों ने अपनाया। खड़ी बोली हिंदी को नूतन सौंदर्य बोध से उन्होंने सुसज्जित किया, सौष्ठव दिया, खड़ी बोली हिंदी को भाव गौरव दिया, और इससे खड़ी बोली हिंदी में एक मृदुलता आई, एक कोमलता आई। और अगर आप ध्यान से देखें तो छायावादी काव्य में खड़ी बोली हिंदी का जितना विकास हुआ उतना शायद ही किसी काव्य धारा में हुआ हो। खड़ी बोली हिंदी की जितनी भाव भंगिमाएँ छायावादी कवियों ने अभिव्यंजित की, उतनी भाव भंगिमाएँ हिंदी साहित्य की किसी धारा की कविता में दिखाई नहीं देती है। यही बात छायावादी काव्य को विशिष्ट बना देती है। आप सभी जानते हैं कि पंत जी प्रकृति चित्रण के विशिष्ट कवि रहे हैं। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। और इन सब के पीछे जो मूल बात है वो ये है कि छायावादी कवियों में कल्पना शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी। इसी कल्पना शक्ति के सहारे उन्होंने प्रकृति के शत सहस्त्र मनोहर चित्र अंकित किए। आप जानते हैं पंत जी का जन्म पर्वतीय प्रदेश में ही हुआ था, अल्मोड़ा कौसानी जैसे क्षेत्र में। तो बचपन से ही वो प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में पले बढ़े, इसलिए प्रकृति उनकी चेतना में समा गई थी। और जब वो कविता लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उनकी चेतना से निकल करके और नए नए सौंदर्य की भाव भंगिमा लेकर के कविता में प्रकट होती है। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ और शेली, कीट्स, ये सारे जो कवि हैं, पाश्चात्य साहित्य के कवि हैं, इन कवियों को की जो कविताएं हैं उनमें भी प्रकृति चित्रण है। उससे कहीं बढ़ करके पंत जी ने प्रकृति प्रेम का परिचय अपनी कविताओं में दिया है। पंत जी का समस्त काव्य अनुशीलन करने से यह स्पष्ट है कि सबसे पहले पंत जी ने प्रकृति के मुक्त प्रांगण में अपनी आंखें खोली एक विहग के रूप में, और फिर प्रकृति के माधुर्य पर, सौंदर्य पर मुग्ध होकर के, सम्मोहित होकर के उससे उन्होंने कल्पना की ऊंची उड़ानें भरी। और फिर छायावाद के गगन से नीचे आकर के यथार्थ की भूमि पर उन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के गीत गाए, और अंत में वो मानवतावाद के मंगल गान में लग गए। तो इस तरह पंत जी का जो काव्य है वो कई मोड़ से, कई पड़ाव से गुजर करके आगे बढ़ता है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन के बिंदु हम देख सकते हैं। इसीलिए तमाम आलोचकों ने पंत की जो कविताएं हैं उसको, उसके विकास क्रम को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहला जो चरण है उसे हम प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग कह सकते हैं, जो 1916 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक का समय रहा है। और उसमें जो कविताएं लिखी गई उन्हें प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग की कविता कहा गया। छायावाद के भीतर एक ये पंत के काव्य विकास का पहला चरण था, जिसमें पंत जी
प्रकृति चित्रण की कविताएं लिख रहे थे। प्रकृति में, सृष्टि में जो भी सौंदर्य है उसका वो अविकल चित्रण कर रहे थे अपनी कविताओं में। तो इसे प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग कहा गया। उच्छ्वास से गुंजन तक की कविता प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग की कविता मानी जा सकती है, जिसमें वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, ये सारे काव्य संग्रह हैं। प्रकृति के प्रति पंत का इतना गहरा लगाव है कि वो प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण को छोड़ करके कहीं और जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं, कविता की पंक्ति है उनकी, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। इस संसार को भूल करके और बाले तेरे बाल जाल में अपने नेत्रों को, अपने लोचन को कैसे उलझा दूं। आधुनिक कवि पर्यालोचन पृष्ठ 2 पर पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये एक पंत जी का कथन है जो मैं आधुनिक कवि पर्यालोचन पृष्ठ 2 से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंत जी ने लिखा है, मेरा विचार है कि वीणा से ग्राम्या तक मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वीणा से गुंजन तक पंत के काव्य रचना काल को इसीलिए आलोचकों ने प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग कहना उचित समझा। अब इस युग की रचनाएं जो हैं, प्राकृतिक सौंदर्यवादी युग की जो रचनाएं हैं, उसकी विशेषता क्या है, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी समस्त रचनाएं उद्दाम भावुकता से ओतप्रोत होने के कारण रुमानी हैं। रुमानियत बहुत अधिक है, रुमानी प्रवृत्ति है और छायावादी प्रवृत्ति है। कई बार इसको लेके बड़ी उलझन आती है कि छायावादी प्रवृत्ति और रुमानी प्रवृत्ति दोनों में क्या अंतर है। छायावादी प्रवृत्ति को या छायावादी काव्य को केवल रुमानियत की सीमा में बांध करके नहीं देखा जा सकता। और अगर आप रुमानियत में बांधना ही है तो इसे इस तरह से देखें कि छायावादी कविता रति भाव की विवृति का काव्य है यह, और रति का मतलब प्रेम, और ये उसका विस्तार है। प्रेम, व्यक्ति से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, संस्कृति से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, पूरी सृष्टि से प्रेम। और इस तरह रति भाव का जितना विस्तार छायावादी कवियों की कविताओं में देखा गया, वैसा विस्तार अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। ये रति भाव का एक रूप है, रुमानियत वाला प्रेम रति का एक रूप है। प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण, उच्छ्वास, आंसू, नौका विहार, पर्वत प्रदेश में पावस आदि खुद पल्लव में 23 कविताएं हैं। और ये सारी जो कविताएं हैं, इन कविताओं में प्रकृति का जैसा सुंदर चित्रण पंत जी ने किया है, वैसी कविताएं ढूंढना मुश्किल है, बहुत कम है। प्रकृति चित्रण की उतनी सुंदर कविताएं बहुत ही कम हैं, दुर्लभ हैं। चाहे आप पर्वत प्रदेश में पावस कविता उठा लें, जिसमें लो पाले उठी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंस निसी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर। ये जो सौंदर्य का एक
बेबाक चित्रण है, जो इतना सौंदर्य की जो नूतन भंगिमाएं हैं, जो उसमें सूक्ष्मता है, जो संश्लिष्टता है, वह छायावादी काव्य की एकमात्र विशेषता है, जो पंत के प्रथम चरण की कविताओं में खास करके देखी जा सकती है। नौका विहार कविता और पर्वत प्रदेश में पावस कविता इस रूप में बहुत खास है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार। कई बार ये देख के भ्रम हो जाता है कि ये केवल मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोप है। ये हम एक अकादमिक पदों में, एकेडमिक टर्म्स में हम उसको बांधने की कोशिश करते हैं और उसको इतने में ही निपटा देते हैं कि ये मानवीकरण अलंकार है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये केवल अलंकार नहीं है, ये छायावादी काव्य में प्रकृति को एक सजीव, एक चैतन्य रूप में कवि ने स्वीकार किया और मानव चेतना के साथ उस प्राकृतिक चेतना को मिला करके उसे एक संश्लिष्ट इकाई के रूप में चित्रित किया, जिसे आप प्रकृति का सृजनात्मक उपयोग कह सकते हैं। ये केवल प्रकृति चित्रण भर नहीं है। और पंत में जो एक भावुकता है प्रकृति को लेकर के, उस भावुकता ने कविता को और ज़्यादा, प्राकृतिक सौंदर्यवादी कविताओं को और ज़्यादा सुंदर बना दिया है। इस भावुकता की वजह से ही, इस लगाव की वजह से ही, या प्रकृति के प्रति सह संवेदना की वजह से ही ये कविताएं इतने सुंदर रूप में हिंदी साहित्य में उजागर हुई या आ पाई हैं। इसके बाद प्राकृतिक सौंदर्यवादी कविता युग के बाद पंत जी धीरे धीरे, पंत जी की काव्य धारा का विकास और हुआ और उसमें अब यथार्थ की ओर पंत जी मुड़ने लगे। और जिसे 1935 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक ये कह सकते हैं कि ये पंत जी के काव्य विकास क्रम का काव्य विकास का दूसरा चरण रहा, जिसे आप यथार्थवादी युग भी कह सकते हैं। तो इसमें युगांत हुआ, युगवाणी, ग्राम्या, ये काव्य संग्रह हैं। ये सब, इन संग्रह की जो कविताएं हैं उसमें यथार्थ पर बल है। जैसे पतझड़ शीर्षक कविता को अगर आप लें, जिसमें पंत जी कहते हैं, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क जीर्ण। तो ये ऐसा पंत जी क्यों कहते हैं? पतझड़ कविता के माध्यम से आप यथार्थवादी दृष्टिकोण को, जो पंत का दृष्टिकोण यहाँ बदल गया कविता में, उसको समझ सकते हैं कि पुरातन का जब तक अंत नहीं होगा, जब तक जो जीर्ण शीर्ण व्यवस्था है उसका अंत नहीं होगा, तब तक नवयुग का निर्माण संभव नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे जगत के पुराने पत्ते, सड़े गले पत्ते झड़ जाओ, समाप्त हो जाओ। ये शुष्क हैं, जीर्ण हैं, इनका समाप्त होना आवश्यक है। ये जब तक समाप्त नहीं होंगे, रूढ़ियाँ जब तक नहीं टूटेंगी, जब तक कुरीतियाँ नहीं खत्म होगी, जो सदियों से एक पुरातन व्यवस्था के नाम पर समाज में चली आ रही हैं, ये सब जब तक खत्म नहीं होंगी, तब तक नव निर्माण संभव नहीं होगा, नव युग का निर्माण संभव नहीं होगा, ऐसा पंत जी का मानना है। और ये उनकी इस युग की कविताओं में ये भावना, ये विचारधारा व्यक्त हुई है। युगवाणी और ग्राम्या की रचना भी इसी भावभूमि पर हुई है, जिसमें
एक कविता बड़ी खास है इस मामले में, यथार्थ को व्यक्त करने की दृष्टि से। पंत जी की एक कविता है, वो मैं सुना रहा हूँ। खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, सिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलती हड्डी के ढांचे पर, पिछले पैरों के बल उठ जैसे कोई चल रहा जानवर, पैशाचिक सा कुछ दुखों से मनुज गया शायद उसमें मर। एक वृद्ध व्यक्ति का चित्रण है जो दरवाजे पर लाठी टेके हुए खड़ा है और जीवन का वह बूढ़ा पंजर अस्थि पंजर बन चुका है। उसकी चमड़ी सिकुड़ गई है, सिमट गई है, हड्डी के ढांचों पर वो चमड़ी झूल रही है। पिछले पैरों के बल पर ऐसे चल रहा है जैसे कोई जानवर चल रहा हो, और दुख से वो पैशाचिक सा दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर का मनुष्य मर गया है। ये है यथार्थ चेतना। आपको याद होगा निराला जी ने भिक्षुक कविता लिखी थी, उस कविता से इसको मिला करके आप देखें। खड़ा द्वार पर लाठी टेके और निराला की भिक्षुक कविता, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। दोनों को मिला करके देखें, आपको पता चलेगा कि जो यथार्थवादी चेतना निराला के भिक्षुक में दिखाई पड़ती है, वही यथार्थ चेतना, उसी तरह की यथार्थ चेतना पंत जी की इस कविता में दिखाई पड़ती है। और यथार्थ युग की कविताओं पर किसी वाद विशेष का प्रभाव नहीं है। ये सीधी सीधी बात है कि जब भावुकता ज़्यादा थी तो प्रकृति के प्रत्येक कोने में उनको सौंदर्य दिखाई पड़ता था, सुंदरता दिखाई पड़ती थी। पूरे सृष्टि में उनको सुंदरता दिखाई पड़ी और प्रकृति के शत सहस्त्र चित्र पंत जी ने उकेरे, जो बेमिसाल कविताएं बन के रह गई। और जब धीरे धीरे भावुकता का जो आवेग है वो कम हुआ तो उनकी कविता में यथार्थ चेतना आई। और यथार्थवादी युग जिसको आप कहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी छायावादी कविता में ये बात दिखाई पड़ती है कि छायावादी कवि रूढ़ियों के प्रति उनमें तीव्र विद्रोह का भाव है और नव निर्माण का आह्वान करते हैं। वो प्रकृति का केवल कोमल रूप आपको देखने को मिलेगा पंत में पहले, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब यथार्थवादी चेतना में आए तो प्रकृति के कठोर रूप भी, धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर, मदन रार के वीर बहादुर पावस के उड़ते फनिधर। ये वैसी कविता नहीं है जैसे पहले कविता लिखते थे पंत जी। ये थोड़ा सा उससे इसमें परुषता है, परुष है, कठोरता है। तो ये धीरे धीरे यथार्थ चेतना और यथार्थवादी चेतना के बाद जो उनके काव्य का विकास होता है, धीरे धीरे और कविता एक और मोड़ लेती है, एक और पड़ाव पे आती है। जब कवि गांधी दर्शन से, अरविंद दर्शन से प्रभावित होता है, शोषण और अन्याय से मुक्ति की आकांक्षा उसके मन में आती है, क्रांति और विनाश के बाद नव सृजन का संदेश देता है कवि। कवि ये कहता है कि गांधीवाद देता जीवन पर अंतर्गत विश्वास, मानव की निस्सीम शक्ति का मिलता जिससे चिर आभास। तो गांधीवाद से जीवन में आत्मविश्वास पैदा होता है, एक आत्मबल पैदा होता है, ऐसा पंत जी कहना चाहते हैं। कई लोगों को ये भ्रम हो गया। एक कविता है जिसको पढ़ करके कि धन्य मार्क्स तुम तिमिराच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, तो ये दो पंक्ति पढ़ करके भ्रम हो गया कि वे कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद से प्रभावित थे, जबकि ऐसा नहीं है। मार्क्सवाद में जो एक मजदूरों के प्रति जो सहसंवेदना का भाव है, उससे पंत जी इत्तेफाक रखते हैं। बाकी मार्क्सवाद को एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने कहीं कविता में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि छायावादी कविता में कोई सिद्धांत आरोपित नहीं है।
ये अविकल भावुकता से उपजी हुई कविता है। अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं जिसमें उद्दाम भावुकता है, तो उसमें किसी सिद्धांत को नहीं थोपा गया है। एक सह संवेदना है मजदूरों के प्रति जो उनकी कविता में व्यक्त हुई है। ग्राम्य की रचनाएं ग्राम्य जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। चरखा गीत महात्मा जी के प्रति, राष्ट्रगान, अहिंसा, बापू के प्रति आदि कविताएं जो है, इन सब में यथार्थ चेतना आप देख सकते हैं। और अरविंद दर्शन, हालांकि उन्होंने, पंत जी ने अरविंद दर्शन को नाकाफ़ी बताया, अपर्याप्त बताया कि मानव की, विश्व मानव की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान केवल अरविंद दर्शन से संभव नहीं है। यद्यपि कि वो अरविंद दर्शन से पंत जी बहुत प्रभावित रहे हैं, उसका प्रभाव रहा है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, वाणी और फिर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से मानव अंतर हो अंतःस्मित, ये कविता की पंक्ति है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि स्वर्ण किरण की ये पंक्ति है। स्वर्ण किरण एक कविता है उनकी, जिसमें कविता की पंक्ति इस तरह से है। फिर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से मानव अंतर हो अंतःस्मित, संयम तप की सुंदरता से जग जीवन शतदल दिख प्रफुल्लित, व्यक्ति विश्व में व्यापक एकता हो जन के भीतर संस्थापित, मानव के देवत्व से ग्रथित, जन समाज जीवन हो निर्मित। ये एक पंत जी की आकांक्षा है। इस पूरे मानव, संपूर्ण मानव मात्र के लिए उनकी ये एक आकांक्षा है, अभिलाषा है कि संपूर्ण मानव मात्र का उद्धार हो, संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण हो। ये उनकी यथार्थवादी चेतना, धीरे धीरे कुछ उनमें आध्यात्मिक चेतना भी आई थी अरविंद के दर्शन से। तो कुछ विद्वानों ने उसको अंतश्चेतनावादी युग कहने की कोशिश की, ऐसा है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी कविता में, कोई भी कविता आप छायावाद की उठा लें तो वहाँ पे चेतना के बहिश्चेतना और अंतश्चेतना जैसा कोई फर्क, कोई भेद नजर आए। कब अंतर की चेतना बाहर की चेतना से घुल मिल जाती है, उनकी आवाजाही होती रहती है, तो उसमें इस आधार पे युग बताना कि अंतश्चेतनावादी युग, ऐसा नहीं है। यथार्थवादी चेतना, जब उन्हें यथार्थ का भान हुआ, ज्ञान तो नहीं कहूँगा मैं, यथार्थ का जब भान हुआ, यथार्थ का एहसास हुआ, जब भावुकता कम हुई, तो वो यथार्थवादी चेतना की कविताएं लिखने लगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी इस दृष्टि का विस्तार हुआ, विकास हुआ, और स्वर्ण किरण तक आते आते आप देखेंगे कि वो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण की बात करने लगते हैं। 1949 में इसको मानवतावादी युग आप कह सकते हैं, जब वो कहते हैं उत्तरा में मैं नव मानवता संदेश सुनाता। 1959 में कला और बूढ़ा चांद का प्रकाशन हुआ। इन सारी कविताओं में अगर आप देखें, 1955 में अमिता, 1957 में रश्मि बंध, उत्तरा से वाणी तक, और उसके बाद भी काव्य का स्वर मानवतावादी ही रहा। 1961 में लोकायतन में प्रकृति प्रेम और यथार्थवाद और मानवतावाद का समाहार हो जाता है 1961 तक आते आते, और कभी ये कहने लगता है कबीर मनुष्य का कर्तव्य सनातन, जीवन मूल्यों का करना सुख सर्जन, और फिर अंत में कि मानव को समझो हे देवों के आराधक, मानव के भीतर ईश्वर ही अविरत साधक। तो अगर आप देखेंगे तो मानवतावादी युग तक पहुंचते हैं। ये उनकी कविताओं का पर्यवसान हो जाता है। यहाँ पर ये विकास का क्रम है, और मूलतः ये जितनी कविताएं हैं, आस्था और लोक मंगल की कामना, ये पंत के समस्त काव्य की केंद्रीय संवेदना है, ऐसा हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। पंत के काव्य के विकास का पहला चरण अगर प्राकृतिक सौंदर्यवादी है, और फिर कवि यथार्थवाद की ओर मुड़ जाता है, यथार्थ की तरफ, यथार्थवादी युग,
तो अंत तक आते आते कवि जो है वो मानव के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है, मानवता का संदेश देने लगता है। और इसीलिए कवि कहता है कि मानव को समझो हे देवों की आराधक, मानव के भीतर ईश्वर ही अविरत साधक, अर्थात आस्था और लोक मंगल की कामना ही पंथ के समस्त काव्य की केंद्रीय संवेदना है। धन्यवाद।